Guys, go through your last lecture notes. Any doubts? Last lecture I was discussing amine inversion. So वहीं से continue करते हैं. ये आपका डिजाइन है अमाइन इन्वर्जन के लिए. डिजाइन मीन्स ये एक इक्विलिब्रियम सेटअप है. यहाँ पर जो शेप है वो पिरामिडल है. यहाँ पर भी पिरामिडल है. लेकिन जब वो फ्लिप कर रहा होगा, यहाँ से यहाँ इन्वर्ट हो रहा होगा, तो एक स्टेज ऐसी आएगी जब ये तीनों ग्रुप जो होंगे वो एक प्लेन में चले जाएंगे. सिंपल से एक बेसिक सा नॉलेज है, मतलब कॉमन सेंस की बात है कि ये तीन ग्रुप जब धीरे 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 इस डायरेक्शन की तरफ जाना शुरू करेंगे तो एक स्टेज ऐसी आएगी जब वो प्लेन में चले जाएंगे. जैसे मैंने तुमको अम्ब्रेला का एग्जांपल दिया हुआ था कि भाई ये अम्ब्रेला है, जब ये इस तरह का फ्लिप होगा तो एक स्टेज ऐसी आएगी जो हो सकता है बहुत कम टाइम के लिए हो और तुम्हें विजिबल ना हो, बट उस स्टेज पे पूरा ऐसा आप समझ लो कि इस तरह से दिखाई देगा. और फिर वो ये स्टेज से यहाँ पर पहुंचा और फिर वो टेढ़ा हो गया. तो आप जो लिख रहे हो वो ये और ये इंडिकेट कर रहे हो, आप ये स्टेज दिखा नहीं रहे हो, राइट. लेकिन आप ग्राफ जब बनाओगे, लेट अस से आपने ग्राफ बना दिया एनर्जी वर्सेस इन्वर्जन का, तो आपके पास यहाँ पर दिखाने के लिए तीन एनर्जी लेवल्स होंगे. एक पहला पिरामिडल, ये भी पिरामिडल, और ये प्लेनर वाला, राइट. तो अगर तुम्हें इससे यहाँ पहुंचना है तो इतना एनर्जी आपको सिस्टम को देना पड़ेगा. और ये जो एनर्जी है ये एटमॉस्फेयर में अवेलेबल होती है, इसलिए कंटिन्यूअस एमाइन इन्वर्जन पॉसिबल है. और हमें ज्यादा कुछ सोचना नहीं है. अगर कोई पूछता है कहाँ पर इन्वर्जन होगा तो नाम के साथ लिख रहे हैं हम लोग, हम कहीं और डाल ही नहीं रहे. सो इट इज ओनली फॉर एमाइंस जहां पर आप इस तरह का इन्वर्जन लिखोगे. इसमें किसी को कोई डाउट है तो बोले, नहीं तो फिर हम ये डिस्कशन करेंगे हाउ एमाइन इन्वर्जन इज रिलेटेड विद बेसिक स्ट्रेंथ. एनी कंफ्यूजन? नो सर. अब हमें केवल ये डिस्कशन करना है कि हाउ एमाइन इन्वर्जन देखो बहुत सिंपल सी चीज है, आप इसको रट भी सकते हो और जो मैं बताने जा रहा हूँ अगर वो समझ में आ जाता है तो वेरी गुड. सिंपल सी चीज ये है कि जो इसका
लोन पेयर है, कोई भी एसिड उस पे ही अटैक करने के लिए आएगा, है ना। अब इमेजिन करो सिचुएशन कि H+ अटैक करने के लिए आ रहा था। इट्स लाइक कि तुम ऐसा सोचो कि तुम्हें मान लीजिए कि कोई थप्पड़ मारने के लिए आ रहा है इस गाल पे, तो तुम क्या थप्पड़ खाने के लिए अपने गाल को आगे थोड़ी ना कर देते हो, तुम प्रोटेक्शन के लिए क्या करोगे, इधर उधर मूव करोगे, तो मूव करोगे तो तुम बच जाओगे और बच गए। वही सिनेरियो यहाँ पर होता है कि जैसे H+ अटैक करने के लिए आता है, अगर ये एमाइन इन्वर्जन हो गया, एमाइन इन्वर्जन हो गया, तो आप देखो लोन पेयर कहीं और चला गया, शिफ्ट हुआ, मतलब इधर से इधर चला गया, यानी अटैक ऑफ H+ ये हो जाएगा डिफिकल्ट। सो एमाइन इन्वर्जन से जो इंटरेक्शन है H+ का लोन पेयर के साथ वो कम हो गया, ठीक है। और सिंपल सी चीज, अगर H+ अटैक नहीं कर पाएगा तो H+ क्या कंक्लूजन ड्रॉ करेगा कि सामने वाला कंपाउंड लेस बेसिक है कि मोर बेसिक है? आंसर लेस बेसिक है। मैं बार बार घरेलू एग्जांपल आपको देता हूं कि अगर कोई भिखारी आपसे पैसे मांगने आएगा, अगर आप उसको पैसे नहीं दोगे तो वो एक ही कंक्लूजन ड्रॉ करेगा कि आप अमीर नहीं हो। यही लॉजिक आप यहाँ पर भी लगा सकते हो कि H+ fails to interact with the given amine, the conclusion is amine is less basic. तो ये जो एमाइन इन्वर्जन कॉन्सेप्ट है, ये एमाइन इन्वर्जन कॉन्सेप्ट आपको बताता है कि बेसिक स्ट्रेंथ अगर एमाइन इन्वर्जन है तो बेसिक स्ट्रेंथ विल गेट रिड्यूस्ड। बेसिक स्ट्रेंथ गेट्स रिड्यूस्ड ड्यू टू एमाइन इन्वर्जन। और बुक्स में कहीं ऐसा कुछ घरेलू एग्जाम्पल जो मैं आपको देता हूँ ना, याद रखनी, ये सब कुछ नहीं लिखा होगा, वो स्टेटमेंट लिख देते हैं, बस आप इसको याद रखो। और अगर मैं मेरी बात आपको समझ में ना आई तो आप फिर वही बुक वाली चीज है कि बेसिक स्ट्रेंथ गेट्स रिड्यूस्ड ड्यू टू एमाइन, ये आप रट लो। या फिर जो मैंने आपको बताया कि H+ when try to interact with the lone pair of nitrogen, if it fails, then the conclusion part is the amine is less base। सिंपल सी चीज। या कोई भी कंपाउंड, मतलब एमाइन छोड़ो, अगर H+ किसी भी कंपाउंड के साथ रिएक्शन करने जाता है और वो नहीं होती है रिएक्शन, तो सामने वाला कंपाउंड लेस बेसिक बोला जाएगा। सिंपल सी चीज है। और उसका घरेलू एग्जांपल आप और भिखारी, मैंने उसका आपको दिया, आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, इसको आप कॉपी कर लो। ये आपके लिए मेन था जो एप्लीकेशन पार्ट है एमाइन इन्वर्जन का। Any confusion? Should I remove the slide? Done. Done. Guys, I repeat the point जो मैं पहले भी आपको बोलता रहा हूँ। ये जो भी हम पढ़ रहे हैं ना, वो सब एक्स्ट्रा पार्ट है, एडवांस लेवल पे आपका जो प्रिपरेशन उसके लिए। बट डोंट फॉरगेट द फंडामेंटल थिंग फॉर बेसिक स्ट्रेंथ।
फंडामेंटल चीज क्या रहती है, वही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेक करना, डिस्पर्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज वाया इंडक्टिव मेसोमेरिक इफेक्ट, देन इंडक्टिव इफेक्ट, वो फंडामेंटल चीज, उसको नहीं भूलना है। ये सब एक्स्ट्रा चीज, और जहां पर पढ़ाई जा रही वहीं पर यूज करना है, मतलब उन्हीं टाइप के कंपाउंड्स के लिए, कहीं और एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है आपको। जो ये सब कर लेता है वो एडवांस्ड एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करता है, वरना बेसिक नॉलेज सबको रहती है कि कैसे जज करें बेसिक स्ट्रेंथ को। ठीक है, तो आप अपना लेवल जितना भी बढ़ाना चाहो, जितना ये डिस्कशन चल रहा है वो क्योंकि ये पता नहीं, अगर मान लीजिए एज अ टीचर मैं नहीं भी पढ़ाऊँ ना ये, तो तुमको आइडिया थोड़ी ना लगेगा, वो तो क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन के टाइम पे कोई कैसे भी एक्सप्लेन कर देगा। सो दीज आर दी एक्स्ट्रा थिंग्स, इनको आप हाईलाइट करना अगर आपको एडवांस्ड एग्जाम में अच्छी रैंक लानी है तो। ठीक है, Yes, sir. कोई कह रहा है सर हाइपर कॉन्जुगेशन कब पढ़ाओगे, बेटा टाइम आने दो। आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो, और मैंने बहुत सारे बच्चों को एग्जाम दिलवाया है। अगर आप जल्दबाजी करोगे तो फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, मैं तो 5 दिन में पूरा सिलेबस इसका खत्म करा दूं जीओसी का। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्रैश कोर्स के लिए आते हैं, तो वो तो 15 दिन में पूरा सिलेबस फिनिश कर देते हैं। तो आप डिसाइड कर लो कि आपको कैसे पढ़ना है। आप दूसरी जगह क्या पढ़ाया जा रहा है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा काम है मेरे बच्चे जो मैं जिनको पढ़ा रहा हूँ उनको मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स आए। सबका अपना कैपेबिलिटी होता है, लेकिन आप जितना केपेबल अगर उससे थोड़ा ज्यादा आप ले आओगे तो वो मेरे लिए बोनस पॉइंट है। तो मेरा काम रहेगा कि आपको मैक्सिमाइज करना, और हमेशा मैं आपको बोलता हूँ आप फुल मार्क्स के लिए जाना। फुल मार्क्स के लिए जाओगे तो अपना जितना तुम्हारी एबिलिटी है उससे जरूर ज्यादा परफॉर्म करो। चलिए वापस में आता हूँ। इसीलिए मैंने बोला ना, मैं चाहता तो अब तक हाइपर कॉन्जुगेशन फिनिश कर देता, लेकिन मैं टाइम दे रहा हूँ आपको बेसिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ। आई वांट कि अगर आपने एक एक्स चीज पढ़ी है उसका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट सॉल्विंग ऑल क्वेश्चंस, इट्स अबाउट सॉल्विंग दैट जो कॉन्सेप्ट आप पढ़कर गए एग्जाम हॉल में। जेई में कोई 100% मार्क्स के लिए नहीं जाता। वो तो मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको बोलता हूँ इट्स इजी टू स्कोर 100%, बट कोई 100% मार्क्स के लिए नहीं जाता। वो जाते हैं कि जो हमने पढ़ा है उसको परफेक्शन के साथ कर देना है। बैक टू दिस पॉइंट, मैंने आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन दिया था कि एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जिसका एक्सप्लेनेशन एमाइन इन्वर्जन से निकलता है। ये ड्रॉ करने की जरूरत नहीं थी मुझे, ऐसा। ये कंपाउंड इससे ज्यादा बेसिक है। तो इन दोनों में हम लोग ने क्या बोला हुआ है कि ये इसमें ग्रुप्स आर फ्री। आप देख सकते हो अटैच्ड ग्रुप्स आर फ्री, सो एमाइन इन्वर्जन। और इसमें क्या होगा, नो एमाइन इन्वर्जन, नो एमाइन इन्वर्जन। ठीक है, नो एमाइन इन्वर्जन, और नो एमाइन इन्वर्जन का मतलब आप कंपैरिजन कर लो, जिसमें एमाइन इन्वर्जन है और जिसमें नो एमाइन इन्वर्जन है, विच विल बी लेस बेसिक। जिसके अंदर एमाइन इन्वर्जन आ गया तो हम इसके नीचे क्या लिख देंगे, मोर बेसिक। बिकॉज बड़ा सिंपल है, अगर आपकी गर्दन को मैं फिक्स कर दूं कि आप उसको रोटेट नहीं कर सकते, तो कोई आएगा आराम से थप्पड़ मारकर चला जाएगा, और थप्पड़ मारकर चला गया मतलब तुम्हारी पिटाई हो गई, इंटरेक्शन हो गया। तो भाई अगर एमाइन इन्वर्जन नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब H प्लस आएगा, लोन पेयर पे अटैक करके चला जाएगा। सो बेसिक स्ट्रेंथ, कंक्लूजन क्या निकलेगा, ये बहुत अच्छा बेस है। इसको कोई भी H प्लस आकर के लेकर चला जाता है रिएक्शन करके। ये आप लिख लो, ये स्टैंडर्ड सा एक क्वेश्चन है। तो मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ जो ओलंपियाड एग्जाम में कई बार पूछा गया है।
Done. Should I remove this? Yes. याद रखना, आप हर कंपाउंड्स के का ऑर्डर आप नहीं पता कर सकते, उसकी बेसिक से पता नहीं कर सकते, वो एक्सपेरिमेंटल डेटा भी हो सकता है। बट तुम्हारे एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वो तुम डेफिनेटली कॉन्सेप्चुअली निकाल सकते हो। इसीलिए आपको रैंडमली कुछ भी बनाना नहीं है कि अपनी मर्जी से कोई क्वेश्चन बना लिया और उसके आंसर निकालने में फंसे हुए हैं। जो क्वेश्चंस बुक्स में आपको दिए होंगे या जो टीचर्स आपको देते हैं, बस उस पे आप फोकस रखना, वो जरूर निकलना चाहिए। वो क्वेश्चंस जो बनाए गए हैं वो इसीलिए बनाए गए हैं क्योंकि थियोरेटिकली वो पॉसिबल है, रैंडमली कुछ नहीं करना है। फटाफट आंसर निकालो गाइस। ये जो डिजाइन है, ये डिजाइन इस फॉर्म में भी दे सकता है, ऐसे। ये डिजाइन ऐसा हो सकता है और यहाँ वाला डिजाइन ऐसा हो सकता है, इस तरह का। तो आपको केयरफुल रहना है, ये सब तो बाईसाइक्लिक वाला स्टाइल है। तो ऐसा दे सकता है या ऐसा दे सकता है, दोनों सेम है, राइट। तो अब आप आंसर निकालो। ये मत बोल देना कि ये डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, केवल आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने ये भी ड्रॉ कर दिया आपको। गेट द आंसर क्विक। सबने ट्राई कर लिया?
Should I discuss? Yes. Yes, sir. Guys, सबसे पहली चीज तो द कॉन्सेप्ट ऑफ एमाइन इन्वर्जन, ये गलती से भी इधर उधर कुछ नहीं कर देना है। जहां पर पढ़ाया गया बस उसी स्टाइल की कंपाउंड्स में यूज करना है। जैसे मैं अभी आपको, जैसे कंफ्यूजन कई बार हो जाता है, ये जो कॉन्सेप्ट है एमाइन इन्वर्जन का, ये यस और नो की सिचुएशन में यूज होगा। मतलब एमाइन इन्वर्जन है नहीं है, कम ज्यादा पे नहीं होगा। मतलब ऐसा आप नहीं बोल सकते कि दो कंपाउंड्स दिए और तुमने बोला इस पे ज्यादा एमाइन इन्वर्जन, इस पे कम है, और उससे बेसिक स्ट्रेंथ रिलेट कर दी। रॉन्ग। Basic strength, for basic strength, the concept of amine inversion will be used only for those compounds where you can clearly say, yes, here it is amine inversion, it is not, ऐसा करके। ठीक है, तो ये आप हाईलाइट करके यहाँ पॉइंट लिख देना कि for basic strength comparison, concept of amine inversion will be used in case of yes और नो। यस का मतलब बेसिक स्ट्रेंथ रिड्यूस, नो का मतलब बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज। ठीक है, मोर और लेस पे, मोर और लेस पे द कॉन्सेप्ट विल नॉट बी यूज्ड। क्या ये समझ में आया मैंने क्या बोला बेटा? ये इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, sir. क्योंकि कई बच्चे बाद में क्या करने लगते हैं, उनको ये सिखा देता हूँ, क्योंकि अभी वो मैंने बताया नहीं, लेकिन जब मैं सिखा देता हूँ कि इस पे एमाइन इन्वर्जन ज्यादा होगा, इस पे कम होगा, तो उससे वो बेसिक स्ट्रेंथ जज कर लेते हैं। जबकि बेसिक स्ट्रेंथ जज करने का फंडामेंटल तरीका है चेक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विद द हेल्प ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, वही पुराने कॉन्सेप्ट्स। ये सब एक्स्ट्रा फैक्टर आता है जब आपको सिचुएशन पता हो यस और नो वाली, कि यहाँ पर यस एमाइन इन्वर्जन होगा, यहाँ पर एमाइन इन्वर्जन नहीं होगा। ऐसे आप जज करना है आपको। ठीक गाइस, अब आप ध्यान से सुनो। दो कंपाउंड्स ऐसे हैं जिसमें आप बोलेंगे नो एमाइन इन्वर्जन, और इस पे बोलेंगे एमाइन इन्वर्जन। तो बताइए विच वन विल बी लीस्ट बेसिक? One. वन। सिंपल सी चीज है, ज्यादा आपने सोचा ही नहीं। दो कंपाउंड्स में एमाइन इन्वर्जन नहीं था, इसको इधर से बांध दिया तो फ्लिप कर ही नहीं सकता, इधर से इसको नॉट लगा दी, इधर फ्लिप कर ही नहीं सकता, तो ये हो जाएगा लीस्ट बेसिक एमंग दीज थ्री। मैंने बोला ना, रैंडम कंपाउंड्स नहीं दिए जाते आपको, वही कंपैरिजन के लिए दिया जाएगा जिसका थ्योरेटिकली आंसर निकालना पॉसिबल है। अब इन दोनों को देखो, इन दोनों में एमाइन इन्वर्जन नहीं है, तो आप क्या यूज करोगे? फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? पहले पता करो कि लोन पेयर कहाँ है। तो आपने बोला यहाँ है और यहाँ है। अच्छा, इसमें दो जगह, इसमें एक ही जगह। कई बच्चे फिर इमोशनल हो जाते हैं, उनको लगता है कि दो साइड्स है इसलिए ज्यादा बेसिक है। गलती से भी ये चीज नहीं सोचनी है। इट इज नॉट अबाउट नंबर ऑफ बेसिक साइड्स, इट इज अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ बेसिक साइड दैट विल डिसाइड द स्ट्रेंथ ऑफ द कंपाउंड। क्या मेरी ये वर्डिंग समझ में आया, वर्ड समझ में आया आपको? Yes, sir. और इसको हाईलाइट करके लिख दो कि इट इज नॉट द नंबर ऑफ बेसिक साइड्स, इट इज स्ट्रेंथ ऑफ वन साइड दैट डिसाइड्स ओवरऑल बेसिक स्ट्रेंथ। यूजुअली मैं इतना बड़ा स्टेटमेंट लिखता नहीं हूं, लेकिन फिर भी आप कॉपी कर लो उसको। ये ठीक है, तो आपको ये नहीं बता देना कि दो साइड से इसलिए ज्यादा बेसिक, आपको कुछ और सोचना पड़ेगा। तो क्या सोचे हम? क्या ये लोन पे रेजोनेंस में जा रहा है कोई? तो आंसर है नो रेजोनेंस, क्योंकि उसके लिए लोन पे सिंगल डबल होता है। नो रेजोनेंस, इसमें भी नो रेजोनेंस।
लेकिन जब रेजोनेंस नहीं हो रहा तो व्हाट इज द नेक्स्ट फैक्टर? इंडक्टिव इफेक्ट। यहाँ पर जो ग्रुप है CH2 है, CH2 है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, हर जगह इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है। बट इसको देखो, इस साइट के लिए दिस नाइट्रोजन इज विथड्रॉइंग ग्रुप। क्या समझ पा रहे हो? तो बताइए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल गेट रिड्यूस्ड और विल गेट इंक्रीज्ड? Are you there? Nobody is talking. Sir, reduced. Reduced. So electron density reduced मतलब less basic. सोचिए, अगर आपने गलती से वो वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया होता नंबर ऑफ बेसिक साइड, तो आप फटाफट इसको ज्यादा बेसिक बोल देते। ये सब हाईलाइट करिए, ये सारे पॉइंट्स लिखने के। ये जेई की खास बात ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की खास बात ये है कि जेई में वो बहुत नया कुछ कर नहीं सकते ऑर्गेनिक में। तो फ्यूचर में हो सकता है यहाँ इथाइल लिखा है, वो प्रोपाइल बना कर दे दे, मिथाइल बना कर दे दे। आंसर इसी स्टाइल से निकलना है। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड वाला कंपाउंड सबसे ज्यादा बेसिक, फिर सेकेंड वाला, और फिर यहाँ फर्स्ट वाला। ये है आपका बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। कॉपी दिस। सर कॉन्सेप्ट ऑफ अमाइन इन्वर्जन विल बी के आगे क्या लिखा है? कॉन्सेप्ट ऑफ कहाँ पर लिखा है? सर बॉटम लेफ्ट में। विल बी यूज्ड इन केस ऑफ यस और नो। सर इट इज स्ट्रेंथ ऑफ वन साइड ना, वो स्ट्रेंथ है ना वहाँ पे जो टॉप में लिखा है। में लिखा इट इज नॉट द नंबर ऑफ बेसिक साइड्स, इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ वन साइड दैट डिसाइड्स ओवरऑल बेसिक स्ट्रेंथ। सर 2 और 3 में रेजोनेंस दोनों में नहीं हो रहा है। 2 और 3 में हाँ, कहीं पर भी रेजोनेंस नहीं आ रहा, इंडक्टिव से, इसलिए आंसर निकला है। ठीक है। नाइट्रोजन इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। Have you copied everything? One. If you have any confusion, use your mic. Ask.
So done. गाइस अब ये बताइए कि अगर मैं दो कंपाउंड्स लिख दूं, ऐसे ही मैं जैसे एक केस लिखता हूँ TBUN 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 और यहाँ लिखता हूँ ETN ETN ETN। ये दो कंपाउंड्स हैं, दोनों में एमाइन इन्वर्जन पॉसिबल है। अगर मैं दोनों के लिए आपको बोलूं ग्राफ ड्रॉ करो, तो बता सकते हो किसके लिए वो जो हाइट होगी, जो बैरियर की हाइट होगी, वो किस में ज्यादा होगी? वैसे ये भी नहीं भी बताऊं तो भी इसकी कोई खास बात नहीं है। फर्स्ट कभी वाली। कभी क्वेश्चन का डिस्कशन आएगा तो ज्यादा अच्छे से रहेगा। ये बताइए अच्छा कि किस केस में जो ग्रुप्स के बीच में स्टेरिक रिपल्शन ज्यादा होगा? फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में। और अगर मान लीजिए कि हम इन्हीं ग्रुप्स को प्लेन कर दें, तो कौन है जो प्लेनर में ज्यादा जाना चाहेगा? प्लेनर में जाने पर इनके बीच का एंगल जो होता है ना, वो बढ़ जाता है। तो कौन है जो ज्यादा चाहेगा कि वो प्लेनर में चला जाए? First one. फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला, क्योंकि उसके बल्कि ग्रुप्स है। तो इसीलिए जो प्लेनर वाला फॉर्म होगा ना, वो इस वाले केस में नीचे आ जाएगा। यानी कि ये वाला ज्यादा चाहेगा कि वो इन्वर्जन में चला जाए, भले ही वो रुक नहीं पा रहा है वो प्लेनर वाले फॉर्म में, लेकिन वो चाहता है कि वो इन्वर्जन के उसमें जाए, क्योंकि इन्वर्जन में जब जाएगा तो एक स्टेज आएगी प्लेनैरिटी की, और वो प्लेनैरिटी में रुकना चाहेगा, यानी स्टेबलाइज होना चाहेगा। तो उसका ग्राफ का जो बैरियर है वो थोड़ा नीचे होता है, और इसका आप ऊपर बना सकते। कई बार ऐसे मतलब इस तरह से क्वेश्चंस बुक्स में तुम्हें मिल सकते हैं। वो जब भी मिलेगा तब और डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए ऐसी लिख सकते हो, छोटी सी चीज मैंने आपको बता दी, स्टेरिक रिपल्शन। सर आपने रीजन क्या बताया? मैंने बोला है कि जो टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप्स है वो बल्कि है, तो वो चाहेंगे कि वो प्लेनर वाले फॉर्म में जाए। और प्लेनर कब वो जाएंगे? जब वो इन्वर्जन इन्वॉल्व होगा। यानी इन्वर्जन इजी किसमें हो गया? इस केस पे। इस केस में इन्वर्जन इजी हो गया, और इन्वर्जन इजी होगा तो बैरियर उसका नीचे हो जाएगा, यानी कम एनर्जी लगेगी इन्वर्जन के लिए। जो काम वो खुद करना चाहता, आप भी जो काम आसानी से करना चाहोगे ना, तो वो फटाफट होगा। ऐसा रहता है, मतलब जिसमें आपका इंटरेस्ट है। तो वैसे ही समझ लो यहाँ पर। डन। सर समझी सही समझे? सर एक बार स्टार्टिंग से सारे पेजेस दिखा सकते हैं? पेजेस देखने हैं आपको। ज्यादा तो डिस्कशन में पेजेस कम ही है। एक तो ये पेज है, एक ये पेज है, और एक ये पेज है मेरे ख्याल से।
ये पहला पेज है, स्क्रीनशॉट ले रहे हो? हाँ सर, ले लिया। ये हो गया, ये दूसरा है। कोई बच्चा पूछता है बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर इन दिस केस एग्जिस्टर, फिर वही चीज आपने देखा नहीं शायद बेटा, ये क्या मैंने साफ साफ लिखा हुआ है। For थैंक यू basic सर। strength, concept of amine inversion will be used in case of yes or no, not for more or less. मैंने यहाँ क्या बताया? More or less. मैंने ये नहीं बोला किसमें है किसमें नहीं, दोनों में amine inversion है। तो amine inversion concept यहाँ पर आंसर डिसाइड नहीं करेगा, यहाँ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो है वो आंसर डिसाइड करेगा। क्या बाकी बच्चे भी इसी तरह कंफ्यूज हैं जो इस बच्चे ने क्वेश्चन लिख दिया? ये मैंने हाईलाइट करने को बोला है बेटा। कई बच्चे इस तरह कंफ्यूज, जब उनको एक्स्ट्रा पढ़ा देते हैं, जैसे मैं अगर ये ना पढ़ाया होता तो आप इतना नहीं सोचते, लेकिन अब पढ़ा दिया तो तुमने दिमाग लगा दिया। तुम्हें दिमाग ना लगाना पड़े, इसलिए मैंने पहले ये बताया कि बेसिक स्ट्रेंथ एमाइन इन्वर्जन से तभी निकालेंगे जब यस और नो वाली सिचुएशन हो, मोर और लेस वाली सिचुएशन नहीं। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। इसीलिए आप 2-4 कलर के पेन रखा करो, सो दैट आप उसको हाईलाइट भी कर पाओ। क्योंकि आज आप मान लीजिए आपने नहीं भी सोचा ये वाला डाउट, बिलीव मी 2-3 महीने के बाद जब आप खूब सारी बुक सॉल्व करोगे तो ये वाला डाउट तुम्हारा आएगा ही आएगा। उसको हाईलाइट करो। टीचर को मालूम है कि जो बच्चे सॉल्व करते हैं उनको कैसे डाउट्स आते हैं, तो वो इसीलिए वो उस टाइम पे ही लिखा देते हैं, सो दैट ये वाला डाउट आपको नहीं आए, और अगर आए तो आपको क्लैरिटी हो कि नहीं, ये नहीं सोचना है। चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट बेसिक स्ट्रेंथ। हमने बहुत सारा चीजें पढ़ लिया एसिडिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड, बेसिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और अब मेन हेडिंग डालिएगा इंटरमीडिएट्स। इंटरमीडिएट्स, इंटरमीडिएट्स। गाइस एक छोटा सा नोट लिखिएगा। देखिए इंटरमीडिएट्स होता क्या है, बहुत सिंपल सी चीज है। आप लिखते हो रिएक्टेंट्स किसी भी रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड, देन यू राइट प्रोडक्ट। जो नहीं दिख रहा है, यानी कि इनके बीच में जो चीजें हुई, वो अगर कुछ बनता है इनके बीच में, तो उनको हम क्या बोल सकते हैं? इंटरमीडिएट्स। एक से ज्यादा बन सकते हैं, राइट? ऐसा भी हो सकता है कि आर गिविंग I1, देन I1 गिविंग I2, देन I2 गिविंग I3, I3 गिविंग I4, फिर प्रोडक्ट। इस तरह से आपको रिएक्शन मिल सकती है। ठीक है, ये चीज आपको दिखाई नहीं दे रही, इनको स्टेप्स बोलते हैं। इनको स्टेप्स बोलते हैं। ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आपको सीधे क्या दिखाई दिया? रिएक्टेंट्स गिविंग प्रोडक्ट्स, ये आपको दिखाई दे रहा है। तो लिखिएगा, most of the reactions most of the reactions take place most of the reactions take place via intermediates. Most of the reactions take place via intermediates. Most of the reactions take place via intermediates. And the type of intermediate depends on bond cleavage. बॉन्ड क्लीवेज, या आप इसको बॉन्ड ब्रेकिंग बोल सकते हो। इसको बॉन्ड फिशन भी बोल सकते हो आप।
Have you copied whatever written in this page? फर्स्ट सेंटेंस रिपीट कर सकते हो? मोस्ट ऑफ द Most of the reactions take place via intermediates. ओके सर. Should I remove this page? Yes, sir. Yes. Guys, अभी बॉन्ड क्लेवेज ये 9th-10th में भी शायद पढ़ाया जाता है, या फिर हो सकता है आपको कहीं ना कहीं ये थोड़ा बहुत पढ़ाया गया हो. एक बोलते हैं होमोलिटिक क्लेवेज. होमोलिटिक क्लेवेज. और होमोलिट आपका 11th स्टैंडर्ड का कोई एग्जाम हुआ क्या? सर ये सैटरडे से क्या बेटा? Sir, next ये week. सर अभी नहीं आने हुआ. वाला. अच्छा, आने वाला है. ठीक है. ऐसा कुछ आपको स्कूल कॉलेज का कुछ पढ़ाया जाता है क्या अलग से? Yes, sir. हाँ सर. यस सर. हाँ, तो आपको ये पढ़ाया होगा शायद वहां पर होमोलिटिक क्लेवेज या हेटेरोलिटिक. कभी अटेंड किया है? किया है सर, बस ऑर्गेनिक पे करवा है. चालू नहीं हुआ उधर. चलिए, अच्छी बात है. कोई नहीं, चलिए इधर देखते हैं. होमोलिटिक क्लीवेज का मतलब क्या था? नाम, वर्ड्स आपको सारा चीज बताता है. तो होमोलिटिक क्लीवेज में ये जो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इक्वल उसमें दे देते हैं, एक इसको, जो जिसका उसको वापस कर दिया. राइट. और ये जो क्लीवेज आपको दिखाई दे रहा है, ये ब्रेकिंग जो दिखाई दी, उसको होमोलिटिक क्लीवेज बोलते हैं. ठीक है. तो इससे बनेगा क्या? इसके पास ना तो कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया, ना इससे लिया गया, तो इस पे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं आएगा, केवल एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा. इसको हम लोग बोलते हैं फ्री रेडिकल. इसी तरह बी भी बन जाएगा. दोनों को हम एक ही नाम देंगे, फ्री रेडिकल. ठीक. और इसी तरह से एक हेटेरोलिटिक क्लीवेज का डिस्कशन बड़ा सिंपल है. जब अगर होमोलिटिक क्लीवेज आपको पता है तो हेटेरोलिटिक क्लीवेज आपको सेकंड्स में आइडिया लग जाएगा. दैट मींस व्हेन यू ब्रेक बॉन्ड इन सच अ मैनर दैट बोथ द इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन टू वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स. तुमने पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन दोनों एक को दे दिया, तो जिसको दोगे उस पे माइनस चार्ज आ जाएगा, और जिससे लिया उस पे प्लस आ जाएगा. तो अब होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग कार्बन में डील करते हैं, इसीलिए जब कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज दिखाई देगा तो उसको बोलेंगे कार्बेनायन. कार्बो नहीं, कार्बेनायन. और यहाँ पर कार्बन पे प्लस आएगा, इसको बोलेंगे कार्बोकैटायन. कार्बोकैटायन. ये इस तरह से इंटरमीडिएट्स बनते हैं. तो हम लोग यहाँ पर 3 मेन इंटरमीडिएट्स पढ़ेंगे: फ्री रेडिकल्स, कार्बेनायंस एंड कार्बोकैटायंस. यू कैन कॉपी दैट. एंड इसके लिए एक छोटा सा नोट और इसके लिए एक छोटा सा नोट.
Done. लिखिएगा होमोलिटिक क्लीवेज के लिए, बॉन्ड ब्रेक्स इन सच अ मैनर, bond breaks in such a manner that each constituent atom gets one electron. Each constituent atom gets one electron. हेटेरोलिटिक क्लीवेज में लिखो, bond breaks in such a manner, bond breaks in such a manner that both the shared electrons are given, both the shared electrons are given to one of the constituent atoms, to one of the constituent atoms. ठीक है, and now we will discuss these intermediates. So सबसे पहले heading डालिएगा free radical. फ्री रेडिकल्स, और एक छोटा सा नोट लिखे यहाँ पर, free radicals mostly occur in vapor phase. Free radicals mostly occur in vapor phase. Free radicals mostly occur in vapor phase, and homolytic cleavage require high temperature or ultraviolet radiations. High temperature or ultraviolet radiation. ये सब बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको अभी बताऊंगा. फ्री रेडिकल्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. फ्री रेडिकल्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. सर यस बेटा. सर फ्री रेडिकल मोस्टली अकर इन वेपर फेज, उसके बाद क्या बोला, एक बार रिपीट कर सकते? Mostly occur in vapor phase, and this homolytic cleavage requires high temperature or ultraviolet radiations. Further you write, free radicals are electrically neutral. Free radicals are electrically neutral. Free radicals contain odd electrons. That is why free radicals are paramagnetic. Paramagnetic.
ये सब बोर्ड लेवल की चीजें हैं, इसलिए इनको लेके बहुत वो नहीं करना है, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अपने को थोड़ा आइडिया होना चाहिए, इसलिए हम लोग लिख रहे हैं। लिखा सबने पैरामैग्नेटिक तक? Yes, sir. Sure. फर्दर यू राइट हाईली अनस्टेबल, हाईली रिएक्टिव। इट्स वेरी इजी। इंटरमीडिएट है तो अनस्टेबल ही होगा ना, और रिएक्टिव भी होगा, तभी तो प्रोडक्ट बन रहा है। हाईली अनस्टेबल, हाईली रिएक्टिव। देखो, इफ आई राइट एग्जाम्पल, इसको बोलते हैं मिथाइल फ्री रेडिकल। इथाइल फ्री रेडिकल। विनाइल फ्री रेडिकल। एलाइल फ्री रेडिकल। बेंजाइल फ्री रेडिकल। अगर मान लीजिए ऐसा कर दिया, तो इसको फिर हम बोल देते हैं डाई फिनाइल मिथाइल फ्री रेडिकल। कॉपी कर लो इसको। डन। Yes, sir. Wait, sir. ओके। Done, sir. गाइस, ये जितने भी इस टाइप में लिखे जाएंगे ना आर, इनको बोलते हैं एल्काइल फ्री रेडिकल, जनरल मैन। और हम लोग जो मेनली डिस्कशन करते हैं वो इसी टाइप के एल्काइल का डिस्कशन करते हैं। बाकी दूसरे टाइप के भी रेडिकल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, आपको वो भी, क्योंकि हम लोग जब इसका डिस्कशन करते हैं तो कई बार हम इसको अनफॉर्चुनेटली जनरलाइज करने के चक्कर में इनमें मिस्टेक्स करना शुरू कर देते हैं। तो थोड़ा सा इसको अलग से हाईलाइट करना कि मोस्ट ऑफ द डिस्कशन किसका होगा, एल्काइल फ्री रेडिकल का। तो बहुत ज्यादा उसको जनरलाइज नहीं करते हैं। और जब कभी भी कुछ एक्स्ट्रा करना हो तो यहाँ आकर के कंफर्म करना है कि इस टाइप का कोई रेडिकल तो नहीं है, क्योंकि ये एल्काइल रेडिकल नहीं है। ठीक है, एल्काइल रेडिकल ये है जिसके पास 3 बॉन्ड्स होंगे कार्बन से। सो जैसे मैं अगर आपको ये बोलूं स्ट्रक्चर ऑफ रेडिकल, तो मैं यहाँ पर एक्चुअली में लिखूंगा स्ट्रक्चर ऑफ एल्काइल रेडिकल। एल्काइल रेडिकल, ठीक है, एल्काइल रेडिकल का स्ट्रक्चर। जैसे
मैं अगर बोलूं तो बेसिक एग्जांपल लेते हैं CH3 यानी मिथाइल वाला. So if I ask you hybridization of the carbon, can you guess? sp3. कौन सा? sp2. sp2. sp2 का मतलब है कि ये कौन सा शेप लेगा? Diagonal planar. यस. तो जो एल्काइल रेडिकल मोस्टली होते हैं वो ट्रायगोनल प्लेन के उसमें जाते हैं, और जो फिर एक एक्स्ट्रा ऑर्बिटल कार्बन का होता है ना, उसके अंदर किसको रखा जाता है? जो ऑड इलेक्ट्रॉन है. और अगर तुमसे कोई इसकी ज्योमेट्री या शेप पूछ लेगा तो आप बोलेंगे ट्रायगोनल प्लेनर. ठीक है, इसको कॉपी कर लो. Should I remove this? सर एक सेकंड, प्रीवियस पेज. सर Somebody saying something? यस सर, एक सेकंड प्रीवियस पेज देखना. यस सर, डन. सर इस पेज पे क्वेश्चन है. सर वो जो मतलब आप सर हाँ एक सर एक करके बोलो बेटा, क्या बोलना चाहे तो समझ में नहीं आ रहा. Are you saying something? yes sir, I was asking कि in vinyl free radical and alkyl free radical, if the position of the odd electron is changed, so how will it पोजीशन affect ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन क्यों चेंज होगा बेटा? इस कार्बन के पास है, इस कार्बन के पास क्या पोजीशन कैसे चेंज होगा? ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, सिंगल बॉन्डेड कार्बन है. अच्छा हाँ सॉरी सर, सॉरी सर. ठीक है, और किसी का डाउट कुछ? सर अलाइन में तो होगा ना रेजोनेंस? रेजोनेंस? हाँ, तो इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज हो जाएगा ना. वो तो ऑड वो इलेक्ट्रॉन. रेजोनेंस की सिचुएशन पढ़ी ना हम लोग. हमने जो 7 केसेस पढ़ा उनमें एक ऑड इलेक्ट्रॉन वाला भी रेजोनेंस का हाँ केस है. हाँ हाँ, तो इसमें उस कंडीशन में जाएगा तो रेजोनेंस शो करे. जैसे ये है ना, ये वाला, यहाँ ऑड चलिए सिंगल सर. डबल, यहाँ रेजोनेंस हो जाएगा ऑड इलेक्ट्रॉन का. यस Should I remove this page now? Guys, इसमें खास बात है, बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, इफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, तो वो जैसे याद करो कि टेट्राहेड्रल है अमोनिया, लेकिन उसको बिकॉज ऑफ लोन पेयर पिरामिडल बन जाना पड़ता है. तो इट इज द इफेक्ट ऑफ लोन पेयर. तो यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रॉन है, इसका थोड़ा इफेक्ट होता है, जिससे हम इसको एग्जैक्ट ट्रायगोनल प्लेनर नहीं बोलते, इसको बोलते हैं नियरली ट्रायगोनल प्लेनर. समझ में आया वर्ड नियरली क्यों लगाया मैंने? सर ऑड अब इलेक्ट्रॉन आप, के रिपल्शन फिर. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. अब आप लिखिएगा कार्बन है. यहाँ पर एक छोटा सा नोट,
देखिएगा, कार्बन एटम कैरीज नेगेटिव चार्ज. Carbon atom carries negative charge and has 8 electrons in its valence shell. It is diamagnetic in nature. It is capable of donating electron pair, so it can act as a nucleophile. If you recall, मैंने पहले कभी बताया है what is nucleophile. ये इलेक्ट्रॉन पेयर जिसके पास भी रहता है उसको आप लुईस बेस या फिर न्यूक्लियोफाइल बोल सकते हैं. Sir, it is capable of. It is capable of donating electron pair. सर उसके बाद क्या है? Capable of donating electron pair, so it can act as a nucleophile. सामने लिखा है लुईस बेस. तो डायमैग्नेटिक के बाद यही स्टेटमेंट था ना. डायमैग्नेटिक के बाद, डायमैग्नेटिक नेचर के बाद यही सारा स्टेटमेंट. सबने लिख लिया? एग्जाम्पल देखो, मैं यहीं पर लिख देता हूँ. मिथाइल कार्बन आयन. पहले जैसा एक एग्जाम्पल है. मिथाइल कार्बन आयन. This is allyl carbon ion. Vinyl carbon ion. Benzyl carbon ion. कॉपी कर लो इसको.
Done? Sir, done, sir. गाइस अब यहाँ पर भी लिखिएगा जैसे पहले लिखा था स्ट्रक्चर या शेप। तो यहाँ पर भी मैं बेसिक एग्जांपल लेता हूँ सो दैट कोई एक्सेप्शनल बिहेवियर ना हो जाए। और हम लोग ज्यादातर किस में डील करेंगे? एल्काइल कार्बेनाइन। तो उसका बेसिक एग्जांपल है मिथाइल कार्बेनाइन। सो कैन यू गेस द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन? बोलिए। sp3. फैंटास्टिक। sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और sp3 हाइब्रिडाइज का मतलब क्या? जो जो ऑर्बिटल्स का ज्योमेट्री होगा वो क्या होगा? Tetrahedral. टेट्राहेड्रल। यहाँ पर ये टेट्राहेड्रल हुआ जिसमें 3 ऑर्बिटल्स हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे और एक के अंदर क्या रखा होगा? On pair. लोन पेयर। तो इस तरह से जब तुम शेप निकालोगे तो ये पिरामिडल शेप हो जाएगा। विजुलाइज कर पा रहे हो सिचुएशन? हाँ सर. तो बिल्कुल जैसे अमोनिया वैसा ही पिरामिडल लिख देंगे। कॉपी दिस ऑल्सो। डन? Yes sir. Yes, sir. नाउ यू राइट कार्बोकेटायन। इसके लिए एक छोटा सा नोट लिखिएगा। Here carbon atom carries positive charge. A carbon atom carries positive charge and has 6 electrons in its valence shell.
Carbon atom carries positive charge and has 6 electrons in its valence shell. It is diamagnetic in nature. Further, you write highly reactive in nature, and since it is capable of accepting electron pair, it acts as electrophile. It is capable of accepting electron pair. Nucleophile क्या करता है? Capable of what? Donating. Releasing. donating electron. Donating. बिल्कुल से. Perfect, perfect. Guys done? सब लिख लिया? कि it acts as electrophile तक? सर हाईली रिएक्टिव के पहले वाला सेंटेंस क्या था? हाईली रिएक्टिव के पहले था डायामैग्नेटिक. सर वो हाईली रिएक्टिव इन नेचर एंड सिंस इट इज केपेबल ऑफ, उसके बाद नहीं, फुल स्टॉप के बाद since it is capable of accepting electron pair, it acts as electrophile. Acts as an electrophile. सर लुईस एसिड बोल सकते हैं. हाँ, बोल सकते हैं. लुईस एसिड बोल सकते हैं. बिल्कुल सही बात बोला तुमने. गाइस, इसमें कई बार आपको नाम ऐसा कार्बोनियम आयन भी पढ़ने को मिलेगा. ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत हो ना, वो इसी के लिए यूज करते हैं कार्बोकेटायन के. ठीक है, इसमें कुछ और भी चीजें जो हम बाद में जरूरी लगेगा तो पढ़ेंगे. एक बोलते हैं क्लासिकल कार्बोकेटायन, क्लासिकल कार्बोकेटायन, और एक होता है नॉन क्लासिकल. अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली, आप जैसा भी बोलना चाहो, नॉन क्लासिकल पे भी क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको थोड़ा बहुत इसका आइडिया दूंगा. ठीक है, मेनली हम लोग जो क्लासिकल कार्बोकेटायन है वही पढ़ते हैं, जिसमें कार्बन होता है, उसके 3 बॉन्ड्स होते हैं इस तरह से. ठीक है, और एक प्लस चार्ज इस तरह से रखा होता है. एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, बहुत सारे हैं. CH3 प्लस मिथाइल कार्बोकेटायन, जैसे पहले हम लिख रहे थे सब वैसे ही है. इथाइल कार्बोकेटायन, विनाइल कार्बोकेटायन, एलाइल कार्बोकेटायन, बेंजाइल कार्बोकेटायन. तो फिर से वही बात है कि हम मेनली किसका डिस्कशन करते हैं? एल्काइल कार्बोकेटायन.
सर कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी आपने नहीं बताया। कार्बोन आयन नहीं है, कार्बेन आयन है। क्या है? कार्बे, कार्बेन आयन, हाँ। और ये कार्बो है, कार्बो कैटायन। ठीक है, तो इसका लिखिएगा स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ, फिर से वही चीज हमने जिसका ज्यादा डिस्कशन करना है उसी के बारे में लिख रहे हैं। इस सबसे क्वेश्चंस पूछते नहीं, क्वेश्चंस मेनली आते हैं स्टेबिलिटी से रिलेटेड। तो अभी हम स्टेबिलिटी का डिस्कशन इसीलिए उसको एंड में कर रहे हैं, सो दैट पूरा फोकस उसी पे होना चाहिए, किसी और पार्ट पे नहीं जाना चाहिए। CH3+ एक बेसिक्स है, लेते हैं कार्बोकेटायन। कैन यू गेस द हाइब्रिडाइजेशन? बताइए शेप क्या होगा? और वन ऑर्बिटल इज एक्चुअली प्लीज कॉपी। डन। गाइस अब आप डालिएगा हेडिंग स्टेबिलिटी। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। सबसे आसान यही है, इसलिए स्टार्टिंग यही से करते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयंस, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। बहुत इजी है, एक छोटा सा नोट आपको सब कुछ गाइड कर देगा। सो यू ऑल राइट दैट नोट। और ज्यादा कुछ मैं नहीं भी बताऊं ना, फिर भी यू विल बी एबल टू गेट द आंसर, बिकॉज स्टेबिलिटी मैंने आपको पढ़ाई है। हाउ स्टेबिलिटी इज रिलेटेड, मतलब किस चीज से रिलेटेड है। याद है एक वर्ड मैंने लिखाया था, डिस्पर्जन। Yes, sir. कैन यू रिकॉल? मैंने बोला था किसी भी चीज की स्टेबिलिटी निकालनी हो, आप उस चीज का डिस्पर्जन देख लो। वो जितना डिस्पर्स्ड होगा, स्प्रेड होगा, डीलोकलाइज होगा, उतना वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा सिस्टम। तो यहाँ पर वही चीज लिखनी है। सिंस आप कार्बन आयंस की बात करो, दैट मींस नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्जन, तो नोट उसी के लिए प्लीज राइट, मोर द डिस्पर्जन ऑफ नेगेटिव चार्ज, more is the dispersion of negative charge, more the dispersion of negative charge, more is the stability of carbon ion. I repeat, more the dispersion of negative charge, more the dispersion of negative charge, more is the stability of carbon ion. And for dispersion, we can consider factors like mesomeric effect and inductive effect. We can consider factors like mesomeric effect, inductive effect. रिपीट कर जैसे सकते हो? मान लीजिए कि मैं ये क्वेश्चन लिखता हूं, आप देखिए इसका आंसर
क्या बना सकते हैं? ऑर्डर लिखना स्टेबिलिटी का। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन के बाद Stability of carbon ion, full stop. And for dispersion, we can consider factors like mesomeric effect, inductive effect. इसको आप सोचिएगा घर पर, ठीक है? एंड नेक्स्ट लेक्चर हम यहीं से डिस्कशन शुरू कर देंगे। राइट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ये सारे के सारे कार्बन आयन्स हैं, आप इसको नंबरिंग भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। याद रखना है, सबसे पहले चेक करना है कि किस किस केस में नेगेटिव चार्ज लोन पेयर का रेजोनेंस हो रहा है, दैट सिस्टम विल बी मोर स्टेबल। फिर आप इंडक्टिव चेक कर लेना, इंडक्टिव से अगर कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है दैट विल डिस्टेबलाइज द कार्बन आयन। इफ अ ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बाय इंडक्टिव देन दैट विल स्टेबलाइज द कार्बन आयन। सिंपल सा रूल है, कॉपी कर लो इसको। Those who have copied, they can enjoy the break.